डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं एलिगेंट माइंड्स में। ये लेक्चर नंबर 18 है और हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। 2 या 3 प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है जिसको कि सॉल्व करना है, लेकिन ये दोनों तीनों जो प्रॉब्लम बचा हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको समझना चाहिए। हम अभी उसको बनाएंगे। एक्सरसाइज 5.3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बुक का। इसमें ये 18th नंबर जो प्रॉब्लम है ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, and so on, as so in the figure this. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? देखिए हो क्या रहा है ना, यहाँ पे एक स्पाइरल बनाया गया है जो कि ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये स्पाइरल हम इसको दिखा भी रहे हैं आपको। ये एक स्पाइरल है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, और ऐसा ये कितना तक चला है? ये टोटल 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्कल से बना हुआ है। सेमी सर्कल्स किसको बोल रहा है? ये सेमी सर्कल बोल रहा है जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से देखिए स्टार्ट होके यहाँ तक आया, ये एक सेमी सर्कल है। अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे तो ये फुल सर्कल मिलेगा आपको। ऐसे ऐसे मिलेगा फुल सर्कल, लेकिन हमको फुल सर्कल बनाना नहीं है, हमको तो स्पाइरल बनाना है ना। तो स्पाइरल बनाने के लिए इसको सेमी सर्कल ही लिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा सेमी सर्कल है यहाँ से यहाँ तक। देखिए आप, हम इसको मार्क कर रहे हैं यहाँ से लेकर के ये यहाँ से यहाँ तक। ये दूसरा सेमी सर्कल है, मतलब ये इस सर्कल का पार्ट है। इसको आपको विजुलाइज करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लग रहा है हमको समझने के ख्याल से। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, एंट्रेंस एग्जाम में या फिर ओलंपियाड वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों सर्कल आपको दिख रहा है। उसी तरह तीसरा सर्कल जो है सेमी सर्कल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक है। चौथा सेमी सर्कल जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, फिर पांचवा सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक होगा। और ये बन क्या रहा है? ये स्पाइरल बन गया इस प्रकार से। तो आपको विजुलाइज हो गया होगा कि हम यहाँ पे कैसे सेमी सर्कल से ये स्पाइरल बन रहा है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि ये जो पहला सेमी सर्कल था इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये रेडियस जो है ये 0.5 सेंटीमीटर है। दूसरा जो सेमी सर्कल है ये वाला, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? मतलब ये रेडियस है आपका 1 सेंटीमीटर। ये 0.5 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर है। तीसरा जो सेमी सर्कल है मतलब ये वाला, इसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। और ये हर एक रेडियस जो इंक्रीज हो रहा है ना वो 0.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ऐसा इसमें टोटल सेमी सर्कल्स कितना है? ऐसा टोटल इसमें 13 सेमी सर्कल है दिया हुआ। ठीक है, और हमको पता क्या करना है? हमको पता करना है कि इसमें टोटल लेंथ कितना लगा होगा। ठीक है, मतलब किसी वायर से अगर ये बना होगा तो उस वायर का लेंथ क्या होगा। मतलब हमको क्या काउंट करना है? ये पूरा इसका लेंथ फाइंड करना है कि ऐसा 13 टाइम्स जो बना होगा ये कितना लेंथ इसमें लगा होगा। ऐसा ही हो रहा है कुछ। तो ठीक है भाई, इसको हम समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखिए, सबसे फर्स्ट सेमी सर्कल जो बना है यहाँ पे, इस फर्स्ट सेमी सर्कल में आप इसका लेंथ क्या होगा? आप ये हमको पहले बताइए। मान लेते हैं कि कोई सर्कल है, सर्कल हम यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये सर्कल है और इसका रेडियस r है। ठीक है, ये r है, तो इसका टोटल आउटर लेंथ कितना होगा? इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, और यही टोटल इसका लेंथ होगा। तो ये सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है? आप जानते होंगे 2 पाई r होता है। 2 पाई r होता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या, अगर इसका हमको यहाँ से यहाँ तक का ही ज़रूरत हो, मतलब सेमी सर्कल लेंथ अगर इसका फाइंड करना हो, यहाँ से यहाँ तक ही फाइंड करना हो ये लेंथ, तो ये लेंथ कितना होगा, जस्ट 2πr का हाफ होगा, ये बाई 2 हो जाएगा। मतलब कितना होगा, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, πr होगा। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये आप या जानते होंगे या फिर अभी आप समझ लीजिए कि सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो πr होता है, जबकि फुल सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे। और अगर इसके बारे में और डिटेल से जानना है तो जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम ये डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं। अभी हमको बस इस πr का ज़रूरत है, जो कि सेमी सर्कल का, ये हमको टोटल आउटर ये जो लेंथ है ये सेमी सर्कल का, ये लेंथ का हमको ये मेजरमेंट दे देगा। कौन दे देगा, πr दे देगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसका अब हम समझ लिए हैं कि क्या होगा इसका लेंथ। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो ये सेमी सर्कल में जो यूज हुआ है लेंथ, ये कितना होगा, पाई होगा और आर होगा, पाई और आर होगा, ठीक है। आर कितना, आर क्या है, आर इसका यही रेडियस है। उसी तरह से इस सर्कल का जो रेडियस था उसके साथ पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमको सभी का लेंथ मिलेगा। तो हम एक बार काउंट कर लेते हैं, हमको फाइंड क्या करना है। सो अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए ये जो पहला लेंथ मिलेगा ये कितना मिलेगा, इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू क्या होता है, πr होता है, ठीक है। तो इसका हम कंसेप्ट यूज करेंगे। इसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये जो है πr, इसका यूज करके πr यहाँ पे बस हम लिखते हैं, ठीक है, πr। तो इसका जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू, ग्रीन पेन से लिखते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो पहले लिख लेते हैं, पाई इंटू कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर होगा। ये फर्स्ट जो यूज हुआ है वो 0.5 सेंटीमीटर का हुआ होगा। फिर क्या हुआ होगा, फिर ये दूसरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो यूज हुआ ये भी πr होगा। और इसका रेडियस है हमारे पास, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो पाई इंटू कितना होगा, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इंटू 1। फिर हम थर्ड जाएंगे तो थर्ड केस में भी हमको ये जो सर्कल मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सर्कल मिला है ये भी πr होगा। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम टोटल कितना टर्म्स जा रहे हैं, टोटल जा रहे हैं हम लोग 13 टर्म्स, क्योंकि ऐसा सेमी सर्कल 13 सेमी सर्कल है, 13 सेमी सर्कल से ये स्पायरल बना है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हमको इसी का वैल्यू चाहिए, ये हमको लेंथ चाहिए कि ये टोटल इसका लेंथ कितना लगा है वायर का, या जिससे ये सेमी सर्कल बना है उसका टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पायरल, यही हमसे पूछा है टोटल लेंथ। तो हम देखिए सभी में पाई पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्यों ना पाई को कॉमन ले लें, सभी से ले सकते हैं, हम क्यों बार बार मल्टीप्लाई करें। तो अंदर में क्या मिलेगा हमको, 0.5 मिलेगा, फर्स्ट टर्म से 0.5 मिला, सेकेंड टर्म से क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 बचा है। थर्ड टर्म से क्या मिलेगा, 1.5 मिलेगा। और इस तरह से ये 13 टर्म्स तक गया है, ठीक है। अब पिक्चर यहाँ से क्लियर होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये जो है अंदर में, इस पाई को छोड़ दीजिए, ये तो पाई मल्टीप्लाई हुआ है, इधर अंदर में जो है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक सक्सेसिव टर्म प्रीसीडिंग टर्म से 0.5 अधिक है, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ भी है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 0.5 है, ठीक है, 0.5 है। और क्या इन्फॉर्मेशन है,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, इस एपी में 13 है, क्योंकि ऐसा सेमी सर्कल इसमें टोटल 13 यूज हुआ है। ठीक है, और इसका डी कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म 0.5 से बढ़ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 0.5 है। मतलब इसका ए भी 0 है और इसका कॉमन डिफरेंस भी 0 है। ठीक है, ये दोनों चीज है इसमें। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये टोटल लेंथ फाइंड करना है, तो हम वो फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो कि क्या होता है, एस एन इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू टाइम्स ऑफ ए, टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूला का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल कितना लेंथ लगा है। इसका वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं, पहले हमको पहले इसका वैल्यू चाहिए, इसका। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लिखे हैं उसी फॉर्मूला का यूज करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो S13 क्या हो जाएगा, इसका S13 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, स्पेस का कमी हो गया। अच्छा ठीक है, आप इसको समझ रहे होंगे। S13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/2, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब 2 इंटू 0.5, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन, एन कितना है, 13 है, तो 13 माइनस वन 12 हो जाएगा, और 12 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 0.5 है, तो 0.5 लिखिए या हाफ लिखिए, बात बराबर ही है। हाफ लिखेंगे तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने में आसानी से ये दिख रहा है, इसलिए हम हाफ लिख रहे हैं, और कोई इशू नहीं है। तो 13 0.5 को ही हाफ बोलते हैं ना। 13/2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे अंदर में क्या बचा, 1 प्लस 6 बचा। ठीक है, ये हमारा कितना निकल के आ रहा है, 13/2 इंटू 7 आया। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना था, एक्चुअली हमको तो ये फाइंड करना था ना टोटल लेंथ, तो पाई तो बाहर में है, तो पाई इंटू S13 क्या हो जाएगा, बस इसमें S13 का वैल्यू पुट कर दीजिए, और पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 इंटू 13/2, S13 का जो वैल्यू आया उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 13/2 इंटू 7। यहाँ पे देखिए ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 22 2 से चला जाएगा, बचेगा आपका 11, और 13 बचेगा, 11 इंटू 13, इसका क्या आ रहा है वैल्यू, 3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, यही आ रहा है। तो ये क्या किस किस यूनिट में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, ये आप मेंशन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना आया, 143। आप मेथड समझ गए किस प्रकार से था, ये प्रॉब्लम अच्छा था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। 19 नंबर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 19 नंबर प्रॉब्लम क्या है, 19 नंबर प्रॉब्लम है हमारा, नाइनटीन नंबर प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, और ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हमको बहुत स्पेस चाहिए, लेकिन हम कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row। मतलब क्या बोल रहा है ना, देखिए ये लकड़ी का गट्ठा है जिसको लॉक्स बोल रहा है ये, तो ये इसको इस प्रकार से रखा गया होगा, इस तरह से आप देखे भी होंगे। सबसे नीचे वाले रो में कितना लॉग है रखा हुआ, 20 लॉग रखा हुआ है सबसे नीचे वाले रो में। उसके जस्ट जो ऊपर रो है, ये वाला रो,
मतलब ये रो, इस रो में कितना रखा हुआ है, 19 लॉग्स रखा हुआ है इस तरह से, और उसके जस्ट एबव वाले रो में कितना लॉग रखा हुआ है, 18 लॉग रखा हुआ है, और इसी तरह से ये रखते जा रहा है इसके ऊपर। और टोटल कितना लॉग्स रखा हुआ है, टोटल इस तरह से हमारे पास 200 लॉग्स है रखा हुआ। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है कि इन हाउ मेनी रोज, ये नंबर ऑफ रोज हमसे पूछा है। ठीक है, कि इस तरह का मतलब 200 लॉग्स को हमको इस मैनर में रखना है। ठीक है, 200 लॉग्स है मेरे पास और हमको इसी मैनर में रखना है। सबसे नीचे में 20 रखना है, उसके जस्ट एबव में 19 रखना है, उसके जस्ट एबव में 18, उसके जस्ट एबव में 17, ऐसे रखना है। और हमको पता करना है कि कितना रो बनेगा लॉग्स का ऐसा, और सबसे टॉप पे जो रो होगा उसमें कितना नंबर ऑफ लॉग्स होगा। जैसे सबसे नीचे में 20 था, तो सबसे ऊपर में जो रो बनेगा उसमें कितना होगा, 20 से तो ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन कितना होगा। और हमारे पास लॉग्स कितना है, 200 लॉग्स है। मतलब हमारे पास जो सिचुएशन आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि फर्स्ट रो में 20 लॉग्स रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट रो है उसमें 19 लॉग्स रखा हुआ है, नेक्स्ट रो में 18 लॉग्स रखा हुआ है, नेक्स्ट रो में 17 लॉग्स रखा हुआ होगा, और इस तरह से आगे ये बढ़ता गया होगा। अब कहाँ तक गया है ये हमको पता नहीं, लेकिन हमारे पास टोटल लॉग्स कितना है ये पता है हमको। मतलब क्या, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस ए पी, ये ए पी में है देखिए, क्योंकि ये 1 डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमको सम पता है, ये कितना है, 200 है। ठीक है, 200 पता है, और इस एपी को देख करके आप फर्स्ट टर्म तो बता ही सकते हैं। अभी तक जहाँ हम पढ़े हैं, जितना आप पढ़े हैं, इसमें तो आप फर्स्ट टर्म तो आसानी से बता सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस अगर आपको इसका निकालना हो तो A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब 19 माइनस 20 करेंगे। फिर यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, 20 माइनस 19 मत कर दीजिएगा, 19 माइनस 20 होगा और ये -1 होगा। तो हमारे पास ये सभी इंफॉर्मेशंस है। अब हमको करना क्या है कि हमको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ये फाइंड करना है। मतलब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, n का वैल्यू फाइंड करना है, और क्या करना है फाइंड, कि टॉप रो में जो इस तरह से रखा जा रहा था, टॉप रो में कितना लॉग्स है ये पता करना है। मतलब हमको लास्ट टर्म पता करना है कि लास्ट टर्म क्या है इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए Sn का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। Sn इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू, जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखते हैं हम, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इक्वल टू n अपॉन टू 2 टाइम्स ऑफ a। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यही होता है फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी में है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास Sn का वैल्यू है, तो Sn के वैल्यू के प्लेस पे हम 200 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और n हमको पता नहीं है, तो n ही हमको फाइंड करना है, तो n/2 को हम जैसा था वैसा ही रखेंगे। और 2a कितना है, a क्या है, 20 है, तो 2a क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो इसको 40 लिख लेते हैं हम। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप और आप बढ़ा के लिखिएगा, क्यों, हमको सिर्फ यहाँ पे समझाना है आपको, तो हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं। और n हमको अभी पता नहीं है, n हमको फाइंड करना है, तो n-1 इसको रखेंगे ही। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, -1 है, तो यहाँ पे -1 हम लिखेंगे, ब्रैकेट के साथ लिखे हैं ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ से आगे अगर हम चलें तो ये 200 तो आएगा ही, हमको n का वैल्यू चाहिए। तो ठीक है भाई, ये n/2 हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, और पहले जो अंदर में है ब्रैकेट के उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये तो 40 रहेगा ही, और -1 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो -n हो जाएगा ये, और -1 इंटू -1 होगा तो +1 हो जाएगा ये। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। इस 2 को हम इधर लेते आए लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिक्कत है, तो 2 को जब लेके आएंगे इधर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, हमको तो पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पे बचेगा क्या, n बचेगा,
और यहाँ पे अब हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, -n को पहले लिख दिए और 40 + 1 को 41 यहाँ पे लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या अब मेरे पास मिलेगा, इधर 400 तो रहेगा ही, और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो -n² मिलेगा हमको, और क्या मिलेगा, +41n मिलेगा। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम इसको सभी को एक साइड में लिखना चाहते हैं। एक साइड अगर हम सभी को लेते जाएं तो इस दोनों टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहे हैं, तो n² हो जाएगा, ये -n² था तो n² हो गया, और ये +41 था तो ये -41n हो गया, और 400 जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको = 0 कर दे रहे हैं हम, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ बचा ही नहीं। हमको इसको एक क्या बोलते हैं, मतलब जनरलाइज एक फॉर्म में लेके आना था। और ये है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ जो डिग्री है वो 2 है, n² है यहाँ पे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब हमको n का 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देखिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक मेथड बताए थे, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं ताकि आपका वो भी रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, तो फैक्टराइज मेथड यूज करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, और जो स्प्लिट करने के बाद जो टर्म्स आता था उसका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो 400 का हम लोग ऐसा करते थे ना, 400 का हम लोग फैक्टराइज करते थे इसको, ये 200 आता था। ठीक है, फिर ये 100 आएगा, फिर ये 50 आएगा, फिर ये 25 आएगा, यहाँ पे 2 आया, और फिर ये 25 आया तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा। हम लोग ये रफ में कर रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लेक्चर है उसको आप देखिए, वहाँ पे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं और अच्छे से हम बताए हैं, और कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन रहा है पेयर हमारा, ये बन रहा है 2 × 2 × 2 × 2 16 हो रहा है, और ये 25, ये हमारा पेयर बन रहा है। मतलब हम जो स्प्लिट करेंगे इस मिडिल टर्म को वो 16 और 25 में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको n² लिख सकते हैं, और इसको हम -16n -25 लिख सकते हैं। 41n को -16n -25n लिख सकते हैं, और ये 400 जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब क्या करते थे हम लोग कॉमन लेंगे। n को अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, n को इस दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n-16 मिलेगा, और हमको यहाँ पर भी वही मिलना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए। हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो n-16 हम यहाँ पे पहले ही लिख दिए, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाना चाहिए ताकि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ से -25n को कॉमन ले लें, सॉरी -25 को कॉमन ले लें तो सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा जो प्रीवियस स्टेप है वो सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, -25 × n -25n -25 × -16 400 आ रहा है। तो हमारा फैक्टराइजेशन ये हो गया, और अब हम इसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। अब इस दोनों टर्म से हम n-16 को कॉमन ले रहे हैं, तो n-16 को कॉमन जब हम लिए तो फर्स्ट टर्म में बच गया क्या, n बच गया, और सेकेंड टर्म में क्या बच गया, -25 बच गया, ये = 0 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, n-25 = 0, या फिर n-16 = 0, यही पॉसिबल है। इस दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, n का वैल्यू मिल रहा है यहाँ से 25,
और यहाँ से n का वैल्यू मिल रहा है 16। अच्छा, अब इस दोनों n के वैल्यू को हम किसी एक वैल्यू को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? अगर एक नेगेटिव में आता तब तो हम बोल सकते थे कि वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, तो हम रिजेक्ट कर देते, या कोई फ्रैक्शन आता तो हम रिजेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर आया है, तो अभी तो हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी तो हमको दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो n 25 आया और 16 आया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम था उसको उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उसका क्या वैल्यू होना चाहिए वो फाइंड करना है। तो n हमारा क्या निकला, मतलब ऐसा ऐसा या तो 25 लॉग्स होगा, सॉरी, या तो 25 लॉग्स होगा, ऐसा ऐसा n का वैल्यू 25 निकल के आया था, या तो 25 लॉग्स होगा या फिर 16 लॉग होगा। अगर 25 लॉग्स होता है तो लास्ट टर्म क्या होगा हमको ये देखना है। मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसा टर्म कितना है, 25 टर्म्स है या फिर 16 टर्म है। तो 25 के लिए हम पहले देख लेते हैं, फिर हम 16 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो 25 अगर ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स ऐसा ऐसा है तो हमारा लास्ट टर्म क्या आता है, क्योंकि हमको वो भी फाइंड करना है कि टॉप में कितना लॉक्स है वो फाइंड करना है। मतलब हमको क्या 825 फाइंड करना है, टॉप में कितना, ये नंबर ऑफ रो निकला, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकला। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स 25 है तो 25th टर्म इस एपी का क्या होगा, यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस, ये बहुत बार यूज किए हैं, इसको आपको यूज करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये यूज करेंगे हम। और ए क्या है यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20 प्लस एन क्या है 25 है, तो 24 हो जाएगा। और हमारा डी क्या है, डी -1 हम निकाल के रखे थे यहाँ पे, देखिए डी का वैल्यू -1 है, तो डी के प्लेस पे हम -1 रखेंगे। ये देखते हैं क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, ये आ रहा है मेरा 20 -24 आ गया। मतलब क्या निकल के आ रहा है, -4 निकल के आ रहा है। ये -4 क्या निकला कि ये लास्ट टर्म है इसका -4, ऐसा मतलब लास्ट टर्म इसका -4 आया। और अगर इस सिचुएशन, देखिए लास्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है, नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी टर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो निकला है सिचुएशन के हिसाब से, ये नंबर ऑफ लॉक्स है ना, तो नंबर ऑफ लॉक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस वजह से हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ लॉक्स कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। सो n25 इज नॉट पॉसिबल। तब फिर क्या बच गया, n16 बच गया। और n16 अगर हमारे पास है, तब देखते हैं कि हमारे टॉप में कितना नंबर ऑफ लॉक्स आ रहा है। तो a16 अगर हम फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूला से, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। फर्स्ट टर्म 20 है तो 20 रखेंगे यहाँ पे, प्लस n क्या है, n हमारा 16 है तो ये 15 हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। और d क्या है, -1 है, इंटू -1, ठीक है। इसमें देखते हैं कि टॉप रो में कितना लॉक्स आया है। अगर ये पॉजिटिव नंबर आएगा तब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, 20 हो गया। अब -15 हो गया, मतलब ये 5 निकल के आया। और ये 5 निकल के आया, इसका मतलब है कि ये सही है, ट्रू है, 5 पॉसिबल है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है। क्योंकि इसके टॉप रो में अगर इसी अरेंजमेंट में हम रखते जाएं लॉक्स को, तो टॉप में 5 नंबर ऑफ लॉक्स, ऐसा ऐसा गट्ठा लकड़ी का 5 लकड़ी हो सकता है, लेकिन -4 लकड़ी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। -4 टर्म हो सकता है इस एपी का, लेकिन इस एपी को तो हम इस सिचुएशन के हिसाब से बना रहे हैं ना, तो इसका नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर। सो नंबर ऑफ सच रो कैन नॉट बी 25, इट इज ओनली पॉसिबल, मतलब 16 नंबर ऑफ रोज पॉसिबल है, 25 नंबर ऑफ रोज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसको समझने में बहुत बनाने में बहुत अच्छा लगा और आपको भी समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो आप यहाँ से हमको कमेंट में पूछ सकते हैं इससे। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ऐसा ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग ओलंपियाड एग्जाम देते होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको बनाने में बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अब आप समझ गए होंगे कि ये 25 क्यों रिजेक्ट हुआ और 5 क्यों एक्सेप्ट हुआ।
मतलब 16 नंबर ऑफ रोज, मतलब हमारा आंसर क्या निकल के आया है, हाउ मेनी रोज। तो ऐसा रो कितना है, 16 रो है, ठीक है। और क्या है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो ये कितना निकल के आया मेरा, 5 निकल के आया, तो ये 5 निकल के आया, ठीक है। इसका जो 20th नंबर प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का, 20 नंबर प्रॉब्लम, वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में ही हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब प्रीवियस लेक्चर में नहीं, और भी जो हम लेक्चर बनाए हैं इस टॉपिक पे उसमें हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। और इसमें अब सिर्फ ऑप्शनल वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट में बताइए, हम लोग मिल के इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इसको अगर आप इस टॉपिक पे और भी आप अपना कंसेप्ट और भी अच्छा करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा और इस टॉपिक पे पकड़ आपका और भी मजबूत हो जाएगा। अगर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे तब हम ये ऑप्शनल सेक्शन भी सॉल्व करेंगे। और अगर मेरा सब्सक्राइबर 2000 हो जाता है तो फिर हम इस तरह का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपके बुक में उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम लोग बस एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें लाइक करिए, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बताइए। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं तो वो भी बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आपके लिए और भी टाइम निकाल सकें, और फिर हम साथ में ये प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, और भी हम इस टॉपिक पे और भी वीडियो ला सकें, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।